गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, उसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो पैटर्न है, उसको समझना, परीक्षा की प्लानिंग करना कि किस प्रकार से जो नवीनतम सिलेबस है उसके अनुसार हम परीक्षा की तैयारी करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ले लेते हैं रीजनिंग का। तो देखिए इसमें फर्स्ट में देखिए विवेचन एवं तार्किक योग्यता था, कंप्यूटर का भी इसमें दे रखा है। तो ये ऊपर जो आपका क्या मोटा मोटा सिलेबस है, ठीक है। इसमें ए ब स द मतलब ABCD में जो देखा है ये आपका फुल सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो रीजनिंग और कंप्यूटर संबंधी जो भी क्वेश्चन है वो प्रश्न की संख्या 60 है, 60 है और 30 अंक का है। जिसमें सेकंड में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामायिक के मतलब करंट अफेयर्स के टोटल मिला के 35 क्वेश्चंस रहेंगे और जो अंक है 17.5 रहेंगे। और देखिए इसमें जो थर्ड पार्ट है, महिलाओं और एवं बच्चे हैं उनके संबंधी जो अपराध है, संबंधित कानून है, प्रावधान है, इनकी जानकारी के संबंध में तो आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके टोटल अंक कितने होंगे? 5 होंगे। इसके बाद में थर्ड नंबर पे राजस्थान का जो इतिहास है, संस्कृति है, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, इसके संबंध में आपको 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनका नंबर जो टोटल बनता है वो 22.5 बनता है। इस प्रकार ये आपका पूरा सिलेबस है जो कितने का है आपका, इसमें 150 क्वेश्चन हो गए और 75 आपका टोटल नंबर हो गया। अब इसमें दोस्तों बात है, सिलेबस तो आ गया, लेकिन सिलेबस में देखिए सिलेबस होता है बहुत बड़ा, एक टॉपिक है, अगर उसको पढ़ें, उसको एक्सप्लेन करें तो उसके चारों तरफ से हज़ारों क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो क्या है, टाइम कम बचा है। सो हमें एक ऐसी प्लानिंग की आवश्यकता है कि जिसमें हम अच्छे तरीके से, जिसको फॉलो करके अच्छे तरीके से तैयार करें, एग्ज़ाम को करेक्ट कर सके। सो आज कुछ हम उन्हीं टेक्निकल पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि किस पार्ट में हमें किस चीज़ पे कैसे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिनकी चर्चा हमें ठीक से करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस के दौरान। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो कंप्यूटर का है। देखिए कंप्यूटर इधर लेफ्ट में आप विवेचन एवं तार्किक योग्यता जो रीजनिंग है वो देख सकते हो, सेकंड में कंप्यूटर है और इधर ये सिलेबस को कैटेगराइज किया गया है। तो हम एक एक चीज़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये अपना रीजनिंग का कॉलम है, तो इसको लेते हैं। इसमें क्रम परीक्षण, वेन आरेख, डेटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंधी, अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे मतलब जो चैप्टर्स हैं उनके नाम लिखे गए। अब देखिए रीजनिंग चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे राजस्थान पुलिस में हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, आपको मैं कुछ चीज़ें काउंट करवाता हूँ जो उससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक तो जो क्रम परीक्षण है, क्रम परीक्षण, तो इसमें वो अपना जोड़, बाकी गुणा, भाग ये होता है, स्क्वायर होता है, रूट वगैरह होता है। इनसे सिंगल सिंगल इन दो तीन को मिला के या सभी को मिला के तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। मतलब क्वेश्चन होता है, अब अगर उसने प्लस माइनस को मिला के कोई क्वेश्चन बनाया तो वो मतलब इजी श्रेणी में आता है, ठीक है, मीडियम लो लेवल का। अगर उसने जैसे प्लस माइनस और ये अपना मल्टीप्लाई उसमें शामिल, मतलब तीन चीज़ें शामिल कर दिया तो वो मीडियम कैटेगरी का वो हो गया। अगर उसने लगभग उसमें स्क्वायर या रूट शामिल करके रखा है प्लस माइनस के साथ में, तो वो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चंस है, वो एग्जामिनर है वो बना देता है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस की 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चैप्टर में वो अपना लो, मीडियम और हाई लेवल के जो क्वेश्चंस है वो बना सकता है। नॉट ओनली इन रीजनिंग, इन कंप्यूटर, आपको जीके, जीएस है, मैथमेटिक्स, या जो महिला एवं बाल अपराध संबंधी क्वेश्चंस है, किसी में भी ऐसा निर्माण कर सकता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम कौन सी है, अपना कांस्टेबल का है, तो उसी प्रकार से जो क्वेश्चंस है उनका मीडियम तय किया जाता है। तो हम इसी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो जो क्रम परीक्षण है उनसे आना ही आना है। वेन आरेख का अगर थोड़ा सा आप कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं।
इसमें जो डायरेक्शन है डेटा आरेख को का इतना नहीं है, लेकिन दिशाएं हैं, दिशा से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और दिशा जो डायरेक्शन होता है उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन वो बना सकता है एग्जामिनर। वो कैसा बना सकता है, एक तो इसके अंदर जो बीच की दिशा है, जैसे आपको दे दिया उत्तर पश्चिम दे दिया, उत्तर पूर्व दे दिया, ठीक है, वो 45 डिग्री एंगल पे क्या है टर्न करवा देता है, ठीक है। तो एक जो फर्स्ट डिफ़िकल्ट लेवल है तो डायरेक्शन में ये है। दूसरा वो अपन को डिस्टेंस पूछेगा, तो उसमें आपको जो प्री में याद रखनी पड़ेगी, जिसमें हाँ कर्ण, लंब और आधार होता है, ठीक है। तो उसमें जो कर्ण है वो लंब का और आधार का क्या है स्क्वायर होता है। तो आप वो 3 फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए, तो डायरेक्शन में कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपका सोल्व हो जाएगा। और रक्त संबंध है, रक्त संबंध में वो सीधा नाम भी देता है, लेकिन वो ए का मतलब आपको ए प्लस बी का मतलब ये होता है, बी प्लस बी भाग ए का मतलब ये होता है। अगर कुछ ऐसा करके देता है तो वो डिफ़िकल्ट लेवल माना जाता है, तो आप उस लेवल की थोड़ी प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चंस हैं वो आराम से आप सोल्व कर दोगे, या तो उनको अरेंज करवा लेगा, या कोई भी उनमें स्पेलिंग देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी एक स्पेलिंग है जो प्रश्न में स्पेलिंग जो नीट है उससे नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, या इसका उल्टा कर देगा, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग के जो नॉर्मल है आता जाता क्वेश्चन है। सादृश्य परीक्षण का भी कम क्वेश्चन देते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित हो गया, रक्त संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन, दिशाएं, डायरेक्शन, और एक कर्म परीक्षण, ठीक है। और इनके नाम लिए इनमें ज़्यादा क्वेश्चन देता है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका सहबंध का भी इतना नहीं है। विजातीय में बता दिया मैंने, विजातीय में आता है कि वो जो स्पेलिंग दी गई उसमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, तो वो भी विजातीय में आ गया। और जैसे कोई भी आपको वो जीके में क्वेश्चन दे सकता है, अपना ABCD के वावल्स में दे सकता है कि 3 1 दे देगा, किसी भी आधार पे वो गुण में एक रहेंगे और एक अलग रहेगा, तो जो अपना क्या है संगत या विजातीय छांटना उसी में आते हैं। श्रृंखला होती है जो अपना अक्षर या अंक होता है, तो कर्म परीक्षण और श्रृंखलाएं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ठीक है। मैट्रिक्स है बॉक्स वाली, तो बॉक्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। लूप संख्या है, लूप संख्या ज्ञात करना वो किसी तरीका 100% देता ही देता है। बैठक व्यवस्थीकरण होता है, जैसे टेबल के चारों ओर बैठा देता है या सर्किल के चारों ओर बैठा देता है, ठीक है। और पजल टेस्ट का मतलब अमूमन एक क्वेश्चन देता है, ज़्यादा नहीं देता। और आपका जो पासा घनघनाभ है, आप देखिए दोस्तों, इनमें अगर आप कर सकते हो वैसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट है जो कथन निष्कर्ष, दोस्तों इस पे फोकस करना। कथन निष्कर्ष आज की एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस हैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है एग्जामिनर एग्ज़ाम में शामिल कर ही रहा है, चाहे वो हो लो रैंक की एग्ज़ाम हो चाहे हाई रैंक की एग्ज़ाम हो। सो कथन और निष्कर्ष पे आप थोड़ा फोकस करना, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा, ठीक है। और हाथ मिलाने वाला इतना नहीं है। घड़ी कैलेंडर का दोस्तों थोड़ा देख लेना, और देखो स्पेलिंग से संबंधित तो वही क्या है दोस्तों, एक ही चैप्टर का वो क्या काट छाट के अलग अलग चैप्टर बना देते हैं। तो स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न देखना। दर्पण और जल प्रतिबिंब बहुत ही ऐसे बड़े नंबर मिलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, इनको क्लियर कर लेना। और आपकी अक्रियता गिनना या अशाब्दिक तर्क शक्ति, तो इनसे बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जिनके बारे में मैंने बताया उन पे फोकस करना। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो जैसे कंप्यूटर का परिचय तो सभी को पता है, आज के युग में कंप्यूटर से कोई अनभिज्ञ नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर में इसमें देखिए नॉर्मल है जो कंप्यूटर की परिचय विशेषताएं हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज वगैरह, और कंप्यूटर का संगठन, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी। तो दोस्तों ये सिलेबस तो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसमें आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ना आपको, ठीक है,
कंप्यूटर का परिचय में जो इसमें अमूमन जो पीछे एग्ज़ाम हुई है, जैसे राशन पुलिस एसआई की एग्ज़ाम हुई है, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज किया उसने कि कौन सी चीज़ किस सन में उपयोग हुई। उसने टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था कंप्यूटर के सेक्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरा आप ये कंप्यूटर में क्या करना, परिचय वगैरह में जो पीढ़ियाँ जनरेशन वगैरह हैं वो होती है, वो याद कर लेना कि कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज़ बनी, या उस जनरेशन में जो कंप्यूटर बना उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण उपकरण थे, ठीक है। जो इसके बाद में जो आप नीचे से सुपर कंप्यूटर तक आइए, ठीक है। इसके बाद में जो लैंग्वेज होती है, कितनी प्रकार की लैंग्वेज, जैसे असेंबली लैंग्वेज है, कोबोल है, ठीक है, सी प्लस प्लस होती हैं, थोड़ा इनके बारे में। आउटपुट इनपुट के बारे में जितने भी तथ्य हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। जो अपना जो मेमोरी के अपने रैम रोम है और भी है, कौन सी स्थाई है, कौन सी अस्थाई है, कौन सी प्राथमिक है, कौन सी द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। और उनका डिजिट के अंदर भी उनके जो डाटाज वगैरह हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। तो वैसे दोस्तों पता ही है कि हार्डवेयर जिस चीज़ को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको नहीं छू सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद कर लेना। ये जो अब सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस समझना, और जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से आ रहे हैं, उनको याद रखना, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो एम एस एक्सेल है, एम एस विंडो है, एम एस पावर पॉइंट है, ये सारे एम एस ऑफिस के अंदर आते हैं। तो इनके बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप करते आए हैं, तो उनको देख लेना। इंटरनेट एवं सूचना के बारे में आप थोड़ा जो ईमेल वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आप वर्तमान समय में उनका उपयोग कर रहे हो, ठीक है। और फिर भी आप इनके वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। तो इसके बाद में नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, ये अपना साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, तो देखिए दोस्तों साइंस के जो चैप्टर हैं, मैं इनको रीड नहीं करूँगा, मैं इनके बारे में मोटा मोटा बताऊँगा दोस्तों। जीके जो एक तो परमानेंट जीके है अपना, एक करंट जीके होता है। तो परमानेंट जीके में जैसे अपना साइंस है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तो आज जो एग्ज़ाम का पैटर्न बना हुआ है, हमें उसको समझना है। साइंस का जीके हमेशा वेटेज रखता है। तो आप साइंस के अंदर भी जो सबसे पहला जो बायो का है, ठीक है, जो जीव विज्ञान है, ठीक है, उसके बाद में अपना जो रसायन विज्ञान है, तो इनका यही क्रम बना हुआ है। मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स के पेपर देखे हैं, उनमें इनका सीक्वेंस यही बना हुआ है। कभी कभी किसी एक दो एग्ज़ाम में होता है कि आपका जो रसायन विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए और जीव विज्ञान से कम पूछ लिए, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा साइंस के कॉलम को अच्छे से तैयार करना। और आगे बात करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो इसमें देखिए मोटी मोटी चीज़ देखिए, भारतीय संविधान का विकास है, विशेषताएं, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ, प्रस्ताव, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको कौन सी हैं जो कुछ अनुच्छेद वगैरह जो फेमस होते हैं, जो एग्ज़ाम में पुटअप होते आए हैं, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य वगैरह, इसे किस सेक्शन में कितने एक्ट्स हैं इनके, उनमें क्या क्या है, क्या नया जोड़ा है, क्या नया घटाया है, ठीक है। और उसके बाद में जो व्यवस्थापिका है, उसके व्यवस्थापिका में राज्यसभा लोकसभा आते हैं कि राज्यसभा लोकसभा क्या है, ये कैसे इनका संगठन कैसा होता है, संगठन में ये प्रक्रिया क्या है, उनमें एज फैक्टर क्या है, उनकी एबिलिटी मतलब योग्यता वगैरह क्या है। तो वैसे ही न्यायपालिका में जैसे सर्वोच्च न्यायालय आता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, एज फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी प्रकार जो नियंत्रण मालिका परीक्षक है, न्यायवादी है, वित्त आयोग के बारे में, चुनाव आयोग है, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में दोस्तों ये सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आप जो अपनी न्यायपालिका है, थोड़ा अच्छा खासा इस पर ध्यान देना। नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक ये मान्यवादी हैं, इनके बारे में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको जो नीति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन फोकस करना है नीति आयोग है अपना इस पर, और अपनी न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका
और ऊपर आपको जैसे बताए अपने जो बेसिक चीज़ें संविधान की, तो उन पे फोकस करना है। और अब आगे चलते हैं यहाँ पर जो ये देखिए हिस्ट्री का जो सेक्शन है, हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर जो इसमें देखिए हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, महाजनपद है, बौद्ध एवं जैन विश्व के अन्य धर्म है। तो देखिए इसमें सेक्शन बांटा हुआ देखिए हड़प्पा सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता वगैरह है, इनसे थोड़ा आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस है ना कम पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा। सभ्यता से मतलब एक कुछ क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि किसी टॉपिक से ज़्यादा दे दिया और किसी से कम दे दिया। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें जो मौर्य और गुप्त काल हैं, ठीक है, मौर्य और गुप्त काल हैं, इनसे क्वेश्चन अगर वो वंश संबंधी पूछता है तो इनमें से पूछेगा। कोई एक आधा विदेशी आक्रमण नॉर्मल इनके बारे में देख लेना। और उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत के बाद में जो विजयनगर साम्राज्य देख के रखा है नीचे, मुग़ल जो मुग़ल वंश है, मुग़ल वंश को भी आपको देखना है। थोड़ा बहुत जो वन लाइनर क्वेश्चन आप देख सकते हो। और तो जो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं देखिए, वैदिक सभ्यता से कुछ पूछ लेगा। उसके बाद में जो धर्म है स्टार्टिंग, जो बौद्ध और जैन धर्म मुख्यतः होते हैं, इनके बारे में, इनके प्रवर्तक कौन थे, इनकी जो एसओपी होती है, कहने का मतलब इनके जो नियम वगैरह थे, कौन कौन से नियम थे जिनका पालन करते थे, इनकी शाखाएं कौन कौन सी हुई, उनके संस्थापक कौन हुए थे, ऐसी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। और भक्ति एवं सूफी आंदोलन से एक दो क्वेश्चन 100% इनपुट होगा, 100% होगा। और इसके बाद में जो आपका जो विश्व का जो इतिहास है उससे संबंधित कोई नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको भी आप देख लेना। और अब आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो 1857 की क्रांति है, ठीक है। वो जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए महात्मा गांधी के संबंध में, और कुछ क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र के संबंध में आप देख लेना। और जो बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर जो इसमें सौरमंडल, वायुमंडल की परतें हैं, विभिन्न महाद्वीप एवं महासागर दे रखे, अक्षांश देशांतर रेखाएं दे के रखी है। देखिए टॉपिक तो सारे दे के रखे हैं, लेकिन हमें अधिकतर फोकस किस पे करना है, ठीक है। तो इसमें सौरमंडल का तो कुछ देखना है। जो इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं नदियों संबंधी, मैदानों संबंधी, पठार संबंधी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेना। और ये जो नदियाँ, झीलें, ये आ गए। जो खनिज संसाधन है, देखिए खनिज संसाधन, ऊर्जा और कृषि और प्रमुख उद्योग, इन पे फोकस ज़्यादा करना है। जनसंख्या है, इस पे फोकस करना है, चाहे वो जनसंख्या घनत्व हो, लिंग अनुपात हो, जनसंख्या की बसावट हो, कहाँ क्या है, मतलब इनके संबंध में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेना है। अब आती हैं अपना जो करंट जीके, तो करंट जीके के अंदर देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, चर्चित व्यक्ति, स्थान, खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ, प्रमुख पुरस्कार। तो देखिए जो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर होता है उसमें देखिए चर्चित व्यक्ति का मतलब आप ऐसा समझिए कि चर्चित व्यक्ति से वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के संबंध, उद्योग में हो, राजनीति में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी हो, या कोई राइटर वगैरह कुछ भी हो, किसने क्या पुस्तक लिखी, किसको क्या पुरस्कार मिला, ठीक है, राजनीति में कौन क्या हुआ, किस पद पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी क्या घटना हुई, इसके संबंध में इसी प्रकार के आपको करंट जीके पढ़ने हैं, ठीक है। और अपना जो ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कारों की जो कैटेगरी होती है, इसको 100% याद करके जाना दोस्तों, 100%, क्योंकि एग्ज़ाम इतना भी बड़ा नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर है वो तैयार करना है, ठीक है। और जो आपकी अब एक जो 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, वो जो 5 अंकों के होंगे, किसमें, महिलाएं बाल अपराध संबंधी। तो इसमें देखिए जो रेप है ना, और आपका ये घरेलू हिंसा है, जो सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह हैं, किडनैपिंग वगैरह हैं, ठीक है। तो इनमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं ना, बलात्कार क्या होता है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या, कौन से नियम बनाए, कौन सा एक्ट है, सेम इस प्रकार जो घरेलू हिंसा है उसके बारे में, और महिलाएं और लड़कियां उनके अपहरण के बारे में। तो इनके बारे में आपको जो एक्ट हैं, ये चीज़ क्या होती है, ठीक है,
सरकार ने इनके लिए कौन से रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, तो उनके संबंध में आप अगर एक बार थोड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और जो इसमें थोड़ा बच्चों के लिए जैसे शिशु हत्या, जो इसमें जो सबसे तगड़ा इनमें कन्या भ्रूण हत्या, इसको आप जानते हो, तो आगे जो इस दे भी रखा है बाल श्रम और निषेध व रोकथाम अधिनियम 1986, ठीक है। और ये 2016 का अधिनियम दे के रखा है। जो चाइल्ड रेप का दे रखा है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये आपको अधिनियम भी दे के रखा है। आपको बस इन्हीं को देखना है दोस्तों। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपको इनके बड़े नंबर मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा देखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और बाद में राजस्थान का जो चैप्टर आता है, तो इसमें राजस्थान का जो चैप्टर आता है दोस्तों, इसमें मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए संत संप्रदाय के बारे में, जो भी राजस्थान पुलिस एसआई है उनके बारे में पूछा गया, लोक नृत्य हैं उनके बारे में पूछा गया। और मैं कहूँ तो जो कला और संस्कृति का जो प्रमुख चैप्टर है, कला और संस्कृति का, आप उसे अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और एक जो राजस्थान की जनजातियाँ हैं, जैसे भील है, मीणा है, गोंड है, ग्रासिया है, सहरिया है, ये कहाँ कहाँ बसती हैं, इनके रीति रिवाज क्या हैं, इनके कपड़े जो पहनते हैं उनके अलग अलग उनकी भाषा के अनुसार नाम हैं, तो उनको याद करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। जो अभी रिसेंटली राजस्थान पुलिस एसआई के एग्ज़ाम में भी जो कला और संस्कृति से भारी मात्रा में क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे। तो आप इस प्रकार से जो हमने प्लानिंग की है, तो आप उस प्लानिंग के अनुसार आपको देखना सभी है। लेकिन हमने आज की जो चर्चा की है एग्ज़ाम की तैयारी के संबंध में, तो आप उन चीज़ों पे जो मैंने अभी बताया है आप उन पे फोकस करोगे। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस प्रकार से तैयारी करोगे, जो सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही जो अपना जो सिलेबस है उसको देखा है, उस सिलेबस के अनुसार मुझे पढ़ना तो है, लेकिन सिलेबस में मुख्यतः मुझे किन किन पॉइंटों पे फोकस करना है, तो उसी प्रकार मैंने ये मेहनत की थी। लेकिन दोस्तों एक आज के समय में एक बात है, कंपटीशन तो बढ़ गया है, लेकिन आज हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है। हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, आज के समय में स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपका पास जो सिलेबस है उस सिलेबस में आज के समय में जो एग्जामिनर्स होते हैं वो किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आपको इस बात पे फोकस करना है। तो आपने ये पहचाना, ये स्मार्टनेस हो गई, और इस पे थोड़ा सा आपने मेहनत किया, आपने वर्क किया, तो दैट इज़ स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि पेपर प्लानिंग की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने अपने कमेंट अवश्य रखिए। और जो अपने नए दर्शक हैं तो वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चर्चा का लाभ उठा सकें। जय हिंद।